कैसे इस देश को तुम सेकुलर कह रहे हो? सारे हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हुए हैं। नागालैंड में हिंदू प्रीस्ट वर नॉट अलाउड, वे वर बार्ड ड्यूरिंग नेहरूज टाइम. He'd actually barred Hindu priests from going there, but obviously not Christian missionaries. Eradicate सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करी ना, स्टालिन बोले उसमें. लेकिन उसकी मुझे इतना दुख नहीं है बिकॉज डीएमके तो ऐसा बोलता आया है. मुझे दुख और अचंबा इस बात का है कि उस कॉन्फ्रेंस में वो आदमी था जो कि मिनिस्टर है तमिलनाडु एंड टेम्पल एंडाउमेंट्स एक्ट, जो सारे टेम्पल कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल करता है, वो वहां पे इरेडिकेट सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस में गया हुआ बोल रहा है. जामा मस्जिद का शाही इमाम की जगह आप किसी हिंदू को ले आए, सब माखनलाल चतुर्वेदी या कोई भी चतुर्वेदी, दंगे हो जाएंगे. टेम्पल लैंड पे जो रेंट सेट कर रही है वो सरकार सेट कर रही है. और टी.आर. रमेश ने कहा है जहां पे 60,000 करोड़ मिलना चाहिए वहां पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा है. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में दिए कि हमारे पास 11,999 टेम्पल्स हैं, एक दिन की पूजा करने का पैसा नहीं है उनकी. वो जो हजारों लाखों स्कूल जो हिंदू टेम्पल्स बना सकते हैं, पाठशालाएं बना सकते हैं, जो बाकी रिलीजन्स बना रहे हैं और लोगों को अपनी फोल्ड में ला रहे हैं, एजुकेशन दे के, हेल्थ हॉस्पिटल्स दे के, वो हिंदूज नहीं कर पा रहे हैं. हिंदू रन स्कूल्स हैव नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज देयर फीस टू कॉम्पेंसेट फॉर द फ्री एजुकेशन दे आर गिविंग टू 25% सीट्स. और ये बहुत होती हैं. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि नरसिम्हा राव हिंदू हृदय सम्राट थे और ये किया वो किया, सबसे ज़्यादा ड्रैकोनियन एंटी हिंदू एक्ट्स अगर कोई प्राइम मिनिस्टर लाया है वो नरसिम्हा राव लाया है. ये बताइए कि 12 साल की बच्ची को आप लीगली कह रहे हैं कि आप शादी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है. दिस इज क्रिमिनल, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. वो तो अलग बात है. तो गाली देने का मन करता है लेकिन रुका हुआ हूं मैं, क्योंकि आप फैमिली देख रही है आपका शो. ये नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हेलो अयहान, सो नाइस टू सी यू. वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. काफ़ी समय बाद. 2 साल हो गए. हाँ, लगभग 2 साल हो गए. तो पिछली बार हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था. और अभी आपकी जो बुक आई है मैं दिखा देता हूँ, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, टंग इन चीक. यस. 8th क्लास सिटीजन्स एंड विक्टिम्स ऑफ स्टेट सैंक्शनड अपार्थाइड. काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं. तो ये एक तो पहले आइडिया कैसे आया कि हिंदूज के ऊपर बुक लिख रहा है एक साइंटिस्ट, वो भी जेएनयू का, और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड. तो आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को अभी बात करना पड़ेगा? क्योंकि बुक लिखने का जो जर्नी है उसमें एक आदमी का ये होता है कि अब तो यार ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि आई वांट टू पुट माय नेम ऑन दिस एंड एफर्ट. क्योंकि बुक ऐसे ही नहीं लिखी जाती है. तो कैसे आपको ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप और भी बुक्स है विच वी हैव बीन वेटिंग कि वो आए और हम उस पर डिस्कशन करें साइंस पे. तो ये कैसे आया? So actually this is my first non-fiction book, and when you talk of urgency, I think non-fiction में वो urgency फिर भी दिखती है. Fiction में so I've never felt the need to immediately bring out something that I was writing that was fictional, you know. वो जब आपका मन किया, you add to it, you know, daily, sometimes weekly, कभी कभी महीने गुजर जाते हैं और आप लिखते नहीं हैं. देयर इज राइटर्स ब्लॉक, देन यू गेट ओवर इट एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो, योर एक्सपीरियंसेस और मटीरियल एज नाइपॉल कॉल, यू नो, दैट काइंड्स ऑफ रन्स आउट एंड ऑल दैट. उसमें कभी अर्जेंसी नहीं दिखी मुझे. लेकिन यू वेरी राइट, नॉन फिक्शन में आदमी को कभी कभी लगता है कि लोग दिस इज समथिंग दैट द वर्ल्ड शुड नो. एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स क्वाइट सेरेंडिपिटस, क्योंकि आई थिंक एक डिस्कशन टेम्पल्स पे हो रही थी, टेम्पल कंट्रोल पे. और हाँ, राजनाथ सिंह ने आई थिंक रफाल की डिलीवरी ली थी तो उस पर स्वास्तिक बनाया था ऊपर चढ़ के. तो सारी जो भी कोट एंड कोट सेकुलर ब्रिगेड है वो पागल हो गए कि हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, ये तो हिंदू राष्ट्र बना दिया और संघी ब्लडी फाशिस्ट, और यू नो अब तो कुछ नहीं हो सकता माइनॉरिटी का ये वो और पूरा. तो तब मैंने कहा कि यार मतलब एच वाला शब्द अंदर ही बोल के पी गया था मैं, बाहर मैंने एच वाला शब्द यूज़ नहीं किया था. मैंने कहा कैसे इस देश को तुम सेकुलर कह रहे हो? सारे हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हुए हैं, इस सरकार ने भी कंट्रोल किए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं और कह रहे हो कि ये स्वास्तिका क्यों लगा रहे हो आप? तो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट आई फेल्ट कि यार समथिंग इज रॉन्ग.
कि एक तरफ आप हिंदुओं को गालियां दे रहे हो, हिंदुओं का पैसा लूट रहे हो और हिंदुओं को कह रहे हो कि आप सेकुलर नहीं हो और आप ये चीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जब योगी जी ने या योगी की पुलिस ने वो गुलाब के फूल कावड़िया पे उस पे फिर ये शुरू हो गए सारी ब्रिगेड कि देखो देखो स्टेट मशीनरी। तो तब तक ना मैं कॉन्क्रेटाइज कर चुका था। मैंने कहा यार अब इनको छोड़ना नहीं है बदमाशों को। एक तरफ ये हिपोक्रेसी देखिए इनकी, एक तरफ पैसे लूट रहे हैं दोस्तों। सो देन बाय दैट टाइम आई हैड काइंड ऑफ फॉर्मुलेटेड इन माय माइंड कि हिंदू टेम्पल्स पे मुझे पढ़ना है। And I was quite lucky because Jay Sai had actually fought cases for Hindu temples, Indic Collective में। आपके उस पर भी आया हुआ था वो, Jay Sai भी आया हुआ था, T.R. Ramesh. So there were many activists and people who'd you know kind of not so much as left what they were doing, but had also delved into this field because they felt aggrieved कि what's going on here. So at that point of time, there was a discussion, I remember, and I said, we are second-class citizens, you know, we as in Hindus. So that was, you can say, genesis, you know, loosely formed thing कि यार हाँ। फिर उसके एक दो हफ्ते बाद मौका मिला तो मैंने कहा यार ये तो हम थर्ड-क्लास सिटीजन बन गए। आई थिंक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो हुआ था। फिर उसके एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा मौका मिला, हमने कहा फोर्थ क्लास सिटीजन बन गए। ये वक्फ एक्ट का जब मैंने सुना, विष्णु जी ने पूरा बोला था। तो ऐसे हफ्ते दर हफ्ते हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ क्लास सिटीजन बन गए। सो देन आई फेल्ट दिस काइंड ऑफ अर्जेंसी दैट लुक, I also am amongst the citizenry that knew only one thing, that Hindus were discriminated against, or two things. So can I just collate it? Because, you know, not many people know that while every one of us is discriminated against, हर कोई इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, विक्टिमहुड वाला तो वो और विक्टिम भी हैं। विक्टिमहुड तो खेलते हैं, वो तो एक समुदाय विशेष खेलता है, उसकी तो बात ही क्या करें, दबंग जिसे कहते हैं। By the way, just as a small, tangent, कई न्यूज़पेपर्स समुदायों का नाम नहीं लेते, पर वो विशेष जब कह देते हैं या दबंग कह देते हैं तो समझ में आ जाता है। हाँ, अंडरस्टूड होता है वो। तो दबंग भी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हैं लॉजिकली, और समुदाय विशेष भी डिस्क्रिमिनेट है। पर ये जो चीज़ें हैं, 8 चीज़ें, इसमें ये स्टेट सैंक्शनड है। ये डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली टूवर्ड्स हिंदू कम्युनिटी। तो आई थॉट आई मस्ट कोलेट दिस एंड आई मस्ट नॉट डाइल्यूट इट विद डिस्क्रिमिनेशन दैट हिंदूज फेस, दैट मुस्लिम्स ऑल्सो फेस, दैट सिख्स ऑल्सो फेस। क्योंकि फिर पता क्या होगा, लोग कहेंगे कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन तो हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी फेस करते हैं, ये क्यों तुमने घुसेड़ दिया। तो ये 8 चीज़ें सिर्फ वो हैं, ब्लैक एंड वाइट। दिस इज टोटली ब्लैक एंड वाइट। मतलब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मंकी बैलेंसिंग का कोई स्कोप नहीं, कोई स्कोप नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने ये किताब आने के बाद भी, इससे पहले भी, मुझे एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। एयरपोर्ट पे किसी ने मुझे एग्जाम्पल दिया इनफैक्ट कि नागालैंड में हिंदू प्रीस्ट वर नॉट अलाउड, वे वर बार्ड ड्यूरिंग नेहरूज टाइम। ही हैड एक्चुअली बार्ड हिंदू प्रीस्ट फ्रॉम गोइंग देयर, बट ऑब्वियसली नॉट क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन उसके मैं जब रीजंस में गया, भले ही वो डिस्क्रिमिनेटरी थे, और भी काफ़ी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई थी, तो वो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं, सिर्फ इसलिए कि ये वाटर टाइट है। मतलब आई कुड हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट आई डिडंट। तो ये तो एकदम फैक्चुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, जुडिशियल, एजुकेशनल। RT पे आप, इनफैक्ट आई हैव कोटेड यू इन देखा मैंने वो जो आर्टिकल्स थे स्वराज्य में। करेक्ट। इसमें टेम्पल कंट्रोल का जो मूवमेंट है, जैसे आपने साई का नाम लिया, रमेश जी का लिया, तो ये लोग ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं पिछले लगभग 10 साल होने वाले हैं, और उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था ऑनलाइन। तो हालांकि ये चीज़ भी नई है काफ़ी, लेकिन ये मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पा रहा है। और बहुत सारे लोगों को, जो आपके भी फॉलोवर्स हैं, मतलब मैं खुद सरप्राइज था कि जो ट्विटर पे कितनी बार लिख लो, लेकिन फिर ना कोई होता है कि अरे ऐसा भी होता है क्या। Yes. तो मेरे को लगा कहाँ रहते हो भाई, तो मतलब या तो क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एक्सप्लेन करें कि टेम्पल वाला पूरा खेल क्या है। देखिए, मतलब whatever I say, the caveat is that others before me have said it, have worked on it। या रमेश जी का मैंने नाम लिया, Jay Sai। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो आपकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और वो ऐसी फॉलोइंग है जो
मतलब उनको पता चले कम से कम तो और लोगों को भी बता सकते हैं है ना, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। और ये शायद पहले डिस्कशन कहीं और नहीं हुआ होगा इतने डिटेल में जितना हम करने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि टेम्पल के बारे में क्या इशू है, क्या क्यों आप कह रहे हैं कि हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है इस सेंस में। अब तीसरा चौथा हम उस पर भी जाएंगे। राइट बिल्कुल। तो बेसिकली 110,000 के करीब जो टेम्पल्स हैं वो लूजली स्पीकिंग गवर्नमेंट कंट्रोल में, और ये ब्रिटिश ने शुरू किया था। और उसके बाद वो एंडाउमेंट एक्ट्स वगैरह, मैंने सारे एक्ट्स भी कोट किए हुए हैं, जो 8-9 एक्ट्स हैं। ये मैटर कोर्ट के ऊपर भी हिंदूज कोर्ट लेके गए, टेम्पल्स कोर्ट लेके गए। 1954 की मठ जजमेंट भी है। तो कांग्रेस को गुस्सा आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ड्रैकोनियन है, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, भाई प्राइवेट एंटिटी है, आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हटा दी एंडाउमेंट एक्ट में। कांग्रेस ने एक तरह से ओवरटर्न तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे शाहबानो का किया था, लेकिन वो एक नया एंडाउमेंट 1959 में पास कर दिया, जो कि इग्नोरिंग द सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट, वो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी NDA 1 ने फॉलो किया, वो वाजपेयी जी के अंडर, NDA 2 मोदी जी के अंदर, NDA 3 हम में सब नंगे हैं सारे। उसका रीज़न ये है कि जो लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, ये जैसे आपने एकदम ठीक कहा, ये लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को, और ट्विटर पे तो फिर भी लोगों को पता है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे लिए 400-350 करोड़ का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए उज्जैन में कॉरिडोर बना दिया। उनको ये नहीं पता कि जितना पैसा खर्च हुआ है 350 करोड़ वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में, दैट इज़ दी मंथली कलेक्शन ऑफ तिरुपति, हुंडी कलेक्शन। लैंड की तो बात ही और कर दीजिए। आई थिंक आई हैव कोटेड फिगर्स 80,000 करोड़ का तो इवैल्यूएशन सिर्फ लैंड का है तिरुपति। अब अगर मान लीजिए किसी हिंदू को ये इन्फॉर्मेशन पता चली, तो वो क्या कहेगा कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, या हिंदूज का जो लेजिटिमेट पैसा है, जो तिरुपति की एक महीने की हुंडी कलेक्शन एक टेम्पल की, ठीक है, ऐसे हजारों कॉरिडोर नहीं बना सकते हिंदूज खुद अपने उससे। लेकिन ये नॉलेज नहीं है लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं थी ये नॉलेज, पर मैंने ये पढ़ा, TR रमेश जी के आर्टिकल्स पढ़े, एंड ही इज़ अ मार्क्ड मैन। मैं आपको ये भी कह दूं, मतलब वो दिन दूर नहीं है जब तमिलनाडु उनको अरेस्ट कर लेगी। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। लोगों को बुरा लगेगा ये कहते हुए, क्योंकि उनके बहुत प्रशंसक है, मैं भी उनमें से एक हूँ, बट राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, द वे ही इज़ एक्सपोजिंग देम, इट इज़ नॉट फार। अभी आपने देखा इरेडिकेट सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करी ना, स्टालिन बोले उसमें, लेकिन उसकी मुझे इतना दुख नहीं है बिकॉज DMK तो ऐसा बोलता आया है। मुझे दुख और अचंबा इस बात का है कि उस कॉन्फ्रेंस में वो आदमी था जो कि मिनिस्टर है तमिलनाडु एंड टेम्पल एंडाउमेंट्स एक्ट, जो सारे टेम्पल कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल करता है, वो वहां पे इरेडिकेट सनातन धर्म के कॉन्फ्रेंस में गया हुआ बोल रहा है। सिचुएशन यहां तक आ गई है। और आपने तो हिंदू टेम्पल बोर्ड्स पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स आप अपॉइंट कर रहे हो, कम्युनिस्ट तो कर ही रहे हो, मतलब वो तो सरकार है, केरला वाले कर ही रहे हैं। लेकिन आप बंगाल का एग्जांपल लिया मैंने, तिरुपति का, आप कभी सोच सकते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च का कोई हिंदू प्रीस्ट हेड बन जाए, जामा मस्जिद का शाही इमाम की जगह आपको किसी हिंदू को ले आए, सब माखन लाल चतुर्वेदी या कोई भी चतुर्वेदी, दंगे हो जाएंगे, जैसे मीम कहते हैं, दंगे करवाएंगे क्या आप? पर ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सारी सरकारें हिंदू टेम्पल्स को थोड़ा सा कॉस्मेटिकली या कॉरिडोर बना देती हैं, कुछ करती, तो हिंदू को लगता है कि हाँ यार क्योंकि वही पहली बार हो रहा है, करेक्ट, 60 साल में ये प्रॉब्लम है। और अच्छा, इसके बाद मैंने एक चीज और डिस्कवर करी, हिंदू टेम्पल्स पे कंट्रोल तो ऑडिट से होता है, कभी कभी ऑडिट के ऊपर भी, मतलब गवर्नमेंट, जैसे आंध्र प्रदेश ने कह रखा है कि हो ना हो तिरुपति हैज टू गिव्स दिस मच मनी टू अस एवरी ईयर, ये लॉ पास कर दिया उन्होंने। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जितना पैसा कमा रहे हैं उन्होंने कह दिया इसमें से इतना, मतलब आपको फ्लाईओवर बनाना है 400 करोड़, टेम्पल है आपका, पैसे ले लीजिए, ऑडिट फीस 12% ऑडिट, क्यों भाई सरकार क्यों कर रही है? 25.5% ऑडिट, तो ये तो चल ही रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान मैं आपको बताऊं अरिहंत कहाँ हो रहा है, कि जो टेम्पल लैंड है, टेम्पल लैंड पे जो रेंट सेट कर रही है वो सरकार सेट कर रही है। और TR रमेश ने कहा है जहाँ पे 60,000 करोड़ मिलना चाहिए
वहां पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा है। सो वो जो 5,900 और करोड़ जो है, आप चर्च ले रही है, वो मॉस्क का अपना लैंड ले रही है, वक्फ का तो है ही पूरा स्कैम, ठीक है, वो सब लेके वो पैसा अपने स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, पाठशालास बना रहे हैं, और बेसिकली अपने रिलीजन के लोगों के लिए वो स्पेंड कर रहे हैं। और कोई अपने रिलीजन के लोगों पे जब स्पेंड करता है ना, खिलाता है, पैसे देता है, कैंटीन बनाता है, तो उसके फोल्ड में वो लोग एक तो जो होते हैं ऑलरेडी वो बन जाते हैं, जाते नहीं हैं, एक दो लोग और आ जाते हैं। दैट इज व्हाट प्रोलिसिटाइजेशन इज। व्हाई डू यू थिंक पीपल गेट कन्वर्टेड? पुअर पीपल गेट कन्वर्टेड बिकॉज आप डिराइसिवली देखिए, आप राइस बैग कहते हैं, लोग कहते हैं, मुझे वो बुरा लगता है, क्योंकि भाई आप नहीं दे रहे उनको चावल। जो एक बोरी चावल से कन्वर्ट हो रहा है ना, उसके घर में मातम होगा, तभी कन्वर्ट हो रहा है वो। आप दो, वरना यू गिव राइस। तो मैं किसी भी कोई भूखा, नंगा, बेचारा, इंजर्ड, डिजीज्ड पर्सन, अगर वो कन्वर्ट हो और उसको उसके बदले में, विच इज़ इलीगल बाय द वे, व्हाट आई एम सेइंग, डाइंग मैन के लिए लीगल इलीगल क्या है? अगर उसके बच्चे मर रहे हैं और वो कहें कि हम आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देंगे, ये देंगे, कोई पागल ही होगा जो नहीं कहेगा यार, व्हाई आई वुड डू इट। द क्वेश्चन इज नॉट दैट. The question is, when you have this legitimate money, thousands of tens of thousands of crores every year, you can make hospitals, yaar. You can make canteens. You can distribute rice. You can do all those things that others are doing to get people in their fold. But आपको तो सरकार रोक रही है, आपकी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार रोक रही है। वो इसलिए भी रोक रहे हैं कि वो पैसा टेम्पल्स में चला जाए, हाँ, तो हिंदुओं के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो उनको उनके खुद के फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? जब वो पैसा निकाल के, हाँ, वो कोई स्कीम चलाएं वेलफेयर की, तो वो उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनको वोट मिल रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उनको उससे क्या मतलब है? उनको तो अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है। देखा कि तिरुपति में किसी ने, आई थिंक मैं भूल गया, द चीफ मिनिस्टर, हिज वाइफ, दे गेव सो मच गोल्ड टू तिरुपति, चढ़ावा जो कि लोग देते हैं, बिलीवर्स हैं, चढ़ाते हैं वो। वाह, हिंदू हृदय, असली हिंदू हृदय सम्राट तो ये हैं, मोदी जी कुछ नहीं है वो। अरे आपको ये नहीं पता, दैट इज 1/100th ऑफ व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम द हिंदू टेम्पल्स। लेकिन आपने ब्रेन वॉशिंग देखी तो ये है। अब इसमें आप, एज आई सेड, वी नीड 100 पीपल लाइक टी.आर. रमेश। वी हैव वन, वो भी अरेस्ट हो जाएगा, अभी देखना आप। और ये जो केसेस, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई थिंक दयानंद सरस्वती जी हैं, वो चल बसे, उनका केस 12 साल से सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। मिडनाइट हियरिंग्स होती हैं, टेररिस्ट हैं कि नहीं है उस पर डिसाइड करने पे, लेकिन इस बात पे हु इज सफरिंग, सफ़र कौन कर रहा है, ये बताओ आप मुझे। और दूसरा कि आपको क्या राइट है कि आप किसी प्राइवेट एंटिटी को कंट्रोल करो। सो दीज आर टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, इट्स नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, और every government is doing it. If I am blaming BJP, then Congress also is to be blamed. If I am blaming Congress, BJP is also to be blamed. लेकिन over and above that, असली सफरिंग कौन कर रहा है? That's the thing. अब इसमें तर्क ये दिया जाता है कि देखो, अगर आपको कंट्रोल दे दिया तो हम किसको देंगे? क्या हम ब्राह्मणों को वापस कंट्रोल दे दें, जिसकी वजह से देखो कितने हजारों साल तक मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आप तो घुसने नहीं देंगे, आप इस कास्ट को नहीं घुसने देंगे, कास्ट वॉर हो जाएंगी, और फिर सरकार को घुसना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये सब आर्गुमेंट दिया जाता है। ये आर्गुमेंट एक्चुअली राइट विंगर्स ने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो सोच समझ के ही किया होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, हिमाचल के हैं, 2-3 इधर के हैं, वो मुझे बहुत ट्रोल करते हैं कि आप ये टेम्पल्स के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। दे वर द रियल एक्टिविस्ट 2014 से पहले, लेकिन मोदी जी आए तो अब वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने किया है सोच समझ के किया होगा, लात कट रही है, लेकिन वो मीम देखा है आपने। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलेट मत करिए। रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कंट्रोल करें, ठीक है? आप कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अदानी है, अंबानी है, दे आर प्राइवेट एंटिटीज, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बट on what they are companies, on what they are buying and selling, the government has legitimate regulatory practices, it has regulations for phone companies, for हर चीज में रेगुलेशन है, राइट? फ्री फॉर ऑल थोड़ी ना है।
रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल थोड़ी ना होता है यार। अगर आपको लगता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया, और पहली बात तो ये गलत है, साई ऑलरेडी बता चुका है, मोर देन हाफ द टेम्पल्स इन तमिलनाडु द प्रीस्ट आर दलित्स, द प्रीस्ट आर पिछड़ी जाति। तो ये जो पुराना बोगी चला आ रहा है कि ब्राह्मण कंट्रोल फिर से कल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 1 वो। नंबर 2, यार आपको कौन सी राइट हो गई आप प्राइवेट एंटिटी पे कंट्रोल करें? आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप रेगुलेशन 2-3 कर दीजिए, but why are you trying to control? There is a difference between regulation and control. That's what I'm trying to say. और सबसे मतलब जैसा आपने कहा ना रेगुलेशन वाली, अभी भी एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पे, तो आज ये मतलब जो भी है अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि यार ये दलित है, ये वो उस कास्ट का है, मैं इसको हायर नहीं करूंगा, तो रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन है या तो आप वहां पे कैसे उसको टेक ओवर कर लो, उसको भी बिल्कुल हर चीज को टेक ओवर कर लो। हर तो एक्चुअली अगर ये लॉस मेकिंग होते ना तो गवर्नमेंट कभी टेक ओवर नहीं करती, यू नो, दैट्स द थिंग। और जो लॉस मेकिंग बेसिकली जहां पे कई हजार टेम्पल्स ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में हैं और वहां पे कुछ भी नहीं होता है, मरने दे रहे हैं उनको कुछ नहीं करते हैं, वो जाए भाड़ में। वो मैंने एग्जांपल दिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में दिए कि हमारे पास 11,999 टेम्पल्स हैं, एक दिन की पूजा करने का पैसा नहीं है उनके पास, एक दिन की पूजा। और इनके पास इतना दिमाग नहीं है या विल नहीं है, मतलब दिमाग तो है, उसका सारा का सारा जो अच्छे टेम्पल्स हैं उनसे पैसा निकाल के अपने जेब भर रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा है वो उन मंदिरों में जाना चाहिए जहां पे पैसा नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यू नो अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड? लूजली स्पीकिंग, हमारे देश में जो राइट्स हुई थी वो कश्मीरी हिंदूज को रिहैबिलिटेट करने के लिए नहीं हुई थी, वो रोहिंग्याज को लाने के लिए हुई थी, आज़ाद मैदान की, राइट? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ये कॉम, Ambedkar has talked about it. People may feel offended, but that's the truth. For a Muslim, everything is secondary to his brotherhood. That is what Ambedkar said. And it is true. Indian Muslim worries more about a Palestinian refugee or a Rohingya refugee than a Kashmiri Hindu refugee. It's a fact. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जो 12,000 टेम्पल्स हैं और उनमें से कई टेम्पल हजार साल, मतलब वो हमारी हेरिटेज है, हमारी सिविलाइजेशन है, वो यू नो, वो उनके पास पूजा करने का सामग्री नहीं है, एक दिन की पूजा करने को। तिरुपति उनको पैसे नहीं देगा, आपको क्या लगता है? तिरुपति कहेगा नहीं नहीं ये पैसे मैं खुद रखूंगा, और यू नो टेम्पल्स विल कम फॉरवर्ड, यू नो, मदुरै मीनाक्षी टेम्पल विल कम, सो मेनी, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, they will come forward, they will form a conglomerate. अभी आप देखिए ना, जैसे तिरुपति की तो और भी टेम्पल्स बन रहे हैं, करेक्ट, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बना है, राइट, तो वो अगर इस तरीके से फैलेंगे, तो उनका ही फायदा है और हिंदू धर्म का फायदा है। और जैसे आखिरी में मैंने भी कहा कि अगर आप टेम्पल, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली ऑब्जेक्टिव बात जो मैंने कही कि आप इसको एक प्राइवेट कंपनी की तरह टेम्पल को ट्रीट करिए और स्टॉक एक्सचेंज पे रख दीजिए, वो अलग बात है, बट दैट वाज अ सोल्यूशन आई गिव कि अगर आप यू नो सरकार, जैसे सरकार हट जाती है तो लोग कहते हैं ना कि अरे फिर तो आप और वो करप्शन ले आएंगे, आप उसको फ्री मार्केट में डालो, पीपल इन्वेस्ट करेंगे उसमें, जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना टेम्पल रिच होगा, उतना अगर वो काम करेगा टेम्पल तो लोग और इन्वेस्ट करेंगे। इट्स लाइक अ कंपनी एंड इट कैन बी बैक्ड विद गोल्ड स्टैंडर्ड्स, इट कैन, यू नो, सो दिस इज अ नो ब्रेनर। और मुझे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड स्वेल नहीं है इसके लिए, जो कि आप एक मॉस को कंट्रोल करके देखिए जरा, ऐसे ग्राउंड स्वेल क्या, धरती हिला देंगे, यू नो, एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट घुटने पे आ जाएगा, कहेगा कि ये हिम्मत कैसे हुई तुम जो वो कर रहे हो, जो यू नो ये कंट्रोल कर रहे हो, जो हम तुमको 60 साल से नहीं करने दे रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दूसरों के साथ वो किया। एग्जैक्टली। अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि ग्राउंड स्वेल क्यों नहीं है, कि ये किताब, इस किताब की असली वैल्यू 20 साल बाद लोगों को पता चलेगी, जब हमारी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होगी, जब हमारे पास खाने के लिए, अगले मील के लिए पैसे होंगे। अभी हमारे पास टॉयलेट नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमारे पास खाने को यू नो वो नहीं है। सो दिस गवर्नमेंट इज़ अ टॉयलेट, इट्स अ आयुष्मान भारत, इट्स अ गैस सिलेंडर सरकार, एंड आई से इट विद प्राइड, क्योंकि कौन ऐसा आदमी होगा, अगर मेरे पास खुद टॉयलेट नहीं है, मेरे पास खुद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती ना अगर, हम फिर भी बच जाते हैं, अगर मेजर ऑपरेशन, तो सेविंग्स होती हैं। 77% पीपल गो बैंकरप्ट इफ दे डोंट हैव इंश्योरेंस, बैंकरप्ट, सड़क पे आ जाते हैं लोग। तो वो कहेगा यार मैं
इन 8 मुद्दों के बारे में सोचूं या मैं मर जाऊं? तो इट इज अ नो ब्रेनर. तो ये जो इश्यूज हैं अरिहंत, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट एंड इट्स गुड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट, बट द रियल टाइम फॉर इट मे बी हैज़ नॉट कम एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो ग्राउंड स्वेल. बस मुझे ये लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि वो जो हज़ारों लाखों स्कूल जो हिंदू टेम्पल्स बना सकते हैं, पाठशालाएं बना सकते हैं, जो बाकी रिलीजन्स बना रहे हैं और लोगों को अपनी फोल्ड में ला रहे हैं, एजुकेशन दे के, हेल्थ हॉस्पिटल्स दे के, वो हिंदूज नहीं कर पा रहे हैं. तो 20 साल बाद अवेयरनेस तो आ जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो हज़ारों लाखों हिंदू हॉस्पिटल्स और हिंदू टेम्पल्स वो हॉस्पिटल्स नहीं बना पाएंगे, वो स्कूल्स नहीं बना पाएंगे, वो पाठशाला नहीं बना पाएंगे जो बाकी रिलीजन्स बना रहे हैं. तो लॉस किसका हुआ? आपने बात की स्कूलों की. अब देखिए कि एक तो स्कूल बनाने नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से अगर तिरुपति चाहे आज तो हर डिस्ट्रिक्ट में देश की एक बड़ा स्कूल, भव्य स्कूल मतलब बना सकता है. और वहाँ पे फ्री में लोगों को अपने फोल्ड में लाने के लिए बहुत कर सकता है. जो वेंकी कॉलेज है दिल्ली में, हाँ, ये तिरुपति बोर्ड का है ये. बिल्कुल. पर इसमें रिजर्वेशन है क्या हिंदूज के लिए? नहीं है ना. सेंट स्टीफेंस कॉलेज में है 50% रिजर्वेशन. कोई कहता है ये डिस्क्रिमिनेशन कहता है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी है, और उसके अलावा भी रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी एडेड कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी रन कॉलेजेस हैं, उसमें एक प्रावधान है कि भाई आप 50% तक अपने रिलीजन के लोग कर सकते हो टू प्रिजर्व योर कल्चर. ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है. कल्चर जाए बाहर, वो तो प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है, वो तो मेजोरिटी में है ना. मेजोरिटी में है तो प्रिजर्व हो रहे हैं. मेजोरिटी में है तो ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल मेजोरिटी में वो कैसे, उसको क्या प्रिजर्वेशन चाहिए? ये आर्ग्यूमेंट कहाँ जाता है फिर? और मैंने आपको बताया 10 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं ऑलरेडी जहाँ हिंदूज मिनॉरिटी में आ गए, लेकिन और वहां पे भी भुगत रहे हैं. वहां की मेजोरिटी माइनॉरिटी में काउंट होती है. करेक्ट. मतलब पंजाब देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, और वहां की जो स्टेट रन स्कीम्स है उसमें हिंदूज आर नॉट माइनॉरिटी, सिख्स आर माइनॉरिटी, फॉर एग्जांपल इन पंजाब. करेक्ट. तो ये एक राइट टू एजुकेशन की एक्ट की बात की आपने, काफी कुछ लिखा है इसमें. इस इशू पे मैंने इतने सारे आर्टिकल लिखे हैं, इतने सालों तक लिखे हैं, कुछ नहीं हुआ. कुछ तो होना ही नहीं, मैं तो छोड़ दिया, लिखना ही छोड़ दिया. जो अमेंडमेंट जो कि 3 अमेंडमेंट्स एक बार साथ आके जो वो प्रलय लाती हैं, वो तो बीजेपी ने पास किया ना. सभी है, वही है ना, सभी, कोई इसमें वो नहीं है. अगर आप देखें जैसे माइनॉरिटी वाला 50% वाला सीलिंग है, अब आप ये बताइए उसमें रिजर्वेशन आ ही नहीं सकता है. सेंट स्टीफेंस में कितने SC STs हैं, कितने दलित्स हैं, कितना OBCs हैं. उसी तरीके से AMU में कितने हैं, अलीगढ़ AMU का तो मैंने फिगर कोट किया हुआ है 0.25%. 0.25%. वहां तो जरूरत ही नहीं है, आपको करने की जरूरत ही नहीं. और ये वो हैं जो जय भीम कहते हैं. हाँ, जरा AMU में झांक के देखिए, इट्स शेमफुल यार. मतलब सारा ओनस जो है, वही मैंने कहा ना, गिल्ट ट्रिपिंग, प्रिविलेज कह के, ये करके वो करके, थोड़ा सच है उसमें. लेकिन यार आजकल के बच्चों की क्या गलती है, मुझे आप ये बताइए. उनके जो परदादाज और परदादाज ने अगर किया होगा स्पेकुलेशन में, तो ये क्यों भुगत रहे हैं यार? और अगर इनको भुगत भी रहे हैं तो ये तो मतलब दे आर डूइंग इट आउट ऑफ देयर ओन वोल्यूशन. बी ग्रेटफुल टू देम, बी थैंकफुल. उन पे और चढ़ गए ऊपर से. अब आप मुझे ये बताइए, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 25% का वो है, आपने इनफैक्ट आप कोटेड यू, व्हाई इज दिस ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदू स्कूल्स यार? मतलब क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? इट्स लाइक, और इतना मतलब ब्लेटेंट है ये सब चीज. हिंदू स्कूल वर्सेस माइनॉरिटी स्कूल का डिफरेंस पता है क्या है? कि जो ओनर है उसका रिलीजन. आप एक तरफ तो ये कहते हो कि आप भाई कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एंड इट्स अ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं हिंदू हूं और आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, तो आप अपना स्कूल में किसी तरीके से चला सकते हो, लेकिन मेरे ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं. फीस में, हर चीज में, एडमिशन में, इसको ले सकते हो, उसको नहीं ले सकते हो. हम 25% लोग आपके पास भेजेंगे, मतलब गुडविल हमारा होगा, वो स्कूल वाला बेचारा कर ही नहीं सकता है. नहीं, और उसके आपने जैसे आपने बताया था, और आई हैव कोटेड, सबसे भयंकर इसके जो रेपरकशंस है ना, वो इसके हैं सबसे भयंकर. क्योंकि आपको वो RT जब लागू हो गया ना, तो एक बार देखिए, एक्ट जब पास हो गया तो कोई भी आपको कॉलर से खींच के टांग सकता है, बिकॉज वो लिखा है, लिखित है वो.
उसमें है कि आप कॉपीज देंगे। एक बार इसको Pencil एक्सप्लेन देंगे। कर दीजिए कि भाई जिन लोगों को नहीं पता है ये राइट टू एजुकेशन क्या है मामला। ये तो आप ही एक्सप्लेन करें, बिकॉज आई हैव लर्नड फ्रॉम यू, बट ब्रीफली basically what it entails is that every child has a right to education. So per se there is nothing wrong in the RTE, nothing wrong, it's laudatory कि आप 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्व करिए, उनकी सीट्स रिजर्व करिए। आप भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आपने स्कूल बनाया है आप उनको फ्री स्कूल कॉपीज़ देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, जो भी है कहीं पे भी आप बना दीजिए। लेकिन उसमें 3-4 कंडीशंस आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है, उसमें सैलरीज की बात आ जाती है, कॉम्पेंसेशन की बात आ जाती है और EWS की बात आ जाती है। सो फार सो गुड। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, स्पेशली आई थिंक जो 93rd अमेंडमेंट की बात मैं करता हूँ यहाँ पे, और जो हमारा आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 कंबाइंड विद आर्टिकल 15(5), ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जानलेवा है। सो इन आइसोलेशन इट इज ऑल hunky dory, it's all very worthy cause and all that stuff. When it combines, then you realize कि Muslims and Christians are not obligated to reserve their school seats for economically weaker section. And इसमें और मैंने, in fact I've quoted you, कई जगह teachers have gone on strike, schools have gone on strike because जो government से compensation आता है वो 1.5 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है। गवर्नमेंट आपको कोवर्स और ब्लैकमेल कर रही है कि ज़्यादा बोलोगे तो ये भी नहीं देंगे। ये ऐसे केसेस भी हुए हैं, ठीक है। नंबर 2, एक तो आप वैसे ही इतने पुअर हैं, यू आर डूइंग इट फॉर एल्ट्रुइस्टिक मीन्स, आप EWS को, उसके बाद उनके लिए आप चीजें खरीदें। फॉर प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, स्कूल है क्योंकि। करेक्ट, वो हमारी हिपोक्रेसी अलग है। Thousands of Hindu run schools have been shut down. The question is, Arihant, not that this has happened. The question is that this is happening, this will keep on happening. You tell me one BJP minister, forget about Modi, in the last 10 years, who has given a public talk on the ills of RTE back thing. One. नहीं, सब सपोर्ट करते हैं। तो उनको ये नहीं दिख रहा, मतलब आप तो सिर्फ हमें ही दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, उनको भी दिख रहा है ना। लेकिन उनके बच्चे नहीं जाते उन स्कूलों में। उनको ये दिख नहीं रहा कि भैया अगर आपका बच्चा जाता हो, नहीं जाता हो, अगर वो स्कूल बंद हो गया है तो किसी भी पुअर पेरेंट के लिए द ओनली ऑल्टरनेटिव इज अ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम रन स्कूल। ये उनको नहीं दिख रहा है। चलिए ये भी मान लीजिए मैं भी एक क्रिश्चियन रन कॉलेज में पढ़ा हूँ, पर मैं अभी सिविलाइजेशनली हिंदू हूँ और वैसे एथिस्ट हूँ, तो आई एम नॉट अ कॉन्वर्ट। But the fact of the matter is there were ample opportunities in Christian-run schools, and this thing, people, missionaries come, they preach, they coerce, even though they might be a legal recourse, इतने overtly coerce ना कर रहे हो, वो गाना गाते थे, इतने St. Stephen's में भी होता था ये। They would come every 6 months, there would be a band, they would sing in the praise of Jesus. Everywhere you see I am the light of the world, Jesus, all those things were there. So, for me, I was not, my parents were, not in the socio-economic strata where they would be influenced by these things. But the parents whose children are being sent to these Christian and Muslim schools, they are in that strata. They would be influenced. तो ये मिनिस्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो ये इलीगल कन्वर्जन एक्ट ले आते हैं, ठीक है, उस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस पे असली तो यहाँ हो रहा है भाई। एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है बाय द वे। मतलब सबसे गजब की बात ये है कि कितने साल हो गए, 35 साल, मतलब 35 भी क्या 55 साल हो गए। अच्छा, और लाया कौन था? कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार लाई थी सबसे पहले। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये इतने केस हो चुके हैं, लेकिन कभी एक बार आपके बच्चे को किसी ने कोर्स कर लिया ना, तो आपके पेरेंट्स को भी कोर्स कर लिया। दे आर दी फाउंटेन हेड एक्चुअली, वो तो पूरी जैसे कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इट्स एक्चुअली ट्रू। इफ द किड कम्स होम एंड सेज मम्मी देखो यार, मेरे को आप ये फ्री हॉस्पिटल कार्ड लीजिए आप, ये ठीक है, ये सेंट फ्रांसिस ने दिया है, ये मेरे जो भाई है वो अब एजुकेशन कॉलेज यहाँ जाएंगे, उधर ये जाएंगे, द पेरेंट्स विल से फैंटास्टिक, व्हाट डिड द हिंदू स्कूल गिव अस? वो तो बंद हो गया। यही बात है ना, 25% जैसे रिजर्वेशन कर दिया, उसका आप पैसा नहीं दे रहे हो,
और पैसा दे रहे हो 2 साल बाद दे रहे हो Yeah. और उसके बाद भी क्या दे रहे हो, जो गवर्नमेंट स्कूल में सरकार की फीस है करेक्ट, वो इक्विवेलेंट आप दे रहे हो, Yes. ना कि जो प्राइवेट स्कूल की फीस है वो नहीं दे रहे हो नहीं आप। वो बिल्कुल नहीं। और आप देखिए क्या होगा, 25% कैपेसिटी तो मेरी खत्म हो गई, Yeah. अब 75% से मैं वसूलूंगा ना, Yeah. थोड़ा फीस बढ़ा के, Right. उनके ऊपर फीस बढ़ाऊंगा तो वो Yes. देखेंगे कि भाई देखो ये क्रिश्चियन वाला स्कूल है, इसमें फीस कम है। So basically, Hindu-run schools have no option but to increase their fees to compensate for the free education they're giving to 25% seats। और ये बहुत होती हैं। आप फुटपाथ पे कोई स्कूल रन कर रहे हो या छोटे से शैक में रन कर रहे हो, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें से 25 बच्चों को आपको फ्री में पढ़ाना है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज देनी है, स्कूल यूनिफॉर्म देनी है, स्कूल टेक्स्ट बुक देनी है, इट कॉस्ट मनी। सो Muslims and Christian run schools are not obligated to do it। तो ऑब्वियसली जब बाकी 75 बच्चों की फीस बढ़ेगी, वो तो घर जाके कहेगा मम्मी देखो वहाँ पे तो मेरी फीस नहीं बढ़ी, वहाँ पे तो आपको बल्कि फ्री हॉस्पिटल विजिट्स भी मिलेंगी, तो लेट्स गो देयर। ये नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो आपने कन्वर्जन वाला कहा मामला कि भाई सॉफ्ट पुश तो होता ही है, Of course, है ना। और absolutely। अगर आप मतलब ये तो एक केस आने लग गए हैं कि हिंदू स्कूल्स में, जो हिंदू रन स्कूल्स हैं, उनमें अगर वो रिलीजियस स्कूल नहीं भी है, Yeah. उसमें आप प्रार्थना अगर हिंदू उससे कर रहे हो तो उस पे तिलक लगा रहे हो, उस पे केस हो रहा है। 20 केसेस मैंने अभी ट्वीट किया है 1 हफ्ता पहले। मैंने बोनाफाइड एग्जाम्पल्स दिए, 10 एग्जाम्पल्स, इनफैक्ट बिफिटिंग फैक्ट्स है, उसने तो पूरी वो लगा रखी है, यू नो, अ थ्रेड ऑफ 25 ऑड केसेस। आप बिंदी लगाई, आपको रोक दिया, मार दिया, जय श्री राम लिखा, मार दिया, ये वो। लेकिन डिस्कोर्स में क्या आया, वो जो मुस्लिम स्टूडेंट को गलत किया, जो मारा उसको, लेकिन सिर्फ वो आया, 2 दिन तक उसके पीछे चिल्लाते रहे, मीडिया उसके टीचर के घर पहुंच गया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो 25 केसेस हुए हैं जहां पे हिंदू बच्चों को बर्बरता से मारा गया है, तिलक हटा गया, कलावा काटा गया है, ठीक है, वो सब नहीं हो रहा, यू नो, इट्स नॉट इन न्यूज़। तो ये एक स्कूलों की ये स्थिति है। अस्पतालों की तो अब पता ही है, हर एक सरकार को अपने अपने मतलब स्कीम्स लानी पड़ रही हैं ताकि हमको वोट मिलें। अब अगर अस्पताल बना सकते, मान लीजिए तिरुपति बना सकता और कोई बना सकता, अगर उनके पास 90,000 करोड़ रुपए हैं, जमीन की तो कोई कमी है नहीं, करेक्ट, और डॉक्टर्स और ये सब मान लीजिए फ्री में इलाज करवा सकते, तो शायद स्टेट स्पॉन्सर, ये स्टेट स्कीम्स की जरूरत ही ना पड़ती। मैं आपको, अब आपने वो अम्मा का हॉस्पिटल देखा? हाँ, फरीदाबाद वाला। इट इज बेटर देन द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन यूरोप। बिल्कुल, इट्स अनबिलीवेबल, यू नो। वो क्या हरियाणा सरकार ने बनाया, you know, and this is the tragedy, because politicians, they weigh everything in terms of vote and vote banks, but education and health, never mix politics with that. It'll come back to bite you. You know, sooner you will find that your own vote banks have diminished. RT का जो ये चल रहा है भाई, आपको अभी 75 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वोट कर रहे हैं, 15 साल बाद उनमें से 5 रह जाएंगे, फिर आपको लगा रही है ये कहाँ गए सारे। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग देम अवे। ये अभी नहीं दिख रहा है इनको। दैट्स द थिंग। और मतलब इनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं, वो उसमें भी नहीं दिख रहा है, तो फिर तो या तो आप विलफुली अंधे हो या फिर आपका यू आर कंप्लिसिट। एक तो ये स्कूल वाला, अस्पताल वाला, मतलब ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका वक्फ एक्ट। तो एक वो भी है। उसके बाद जो कहाँ जाए क्लेम करना हो, तो उसके बाद फिर आपका टेम्पल्स वाला आ गया, कि आप नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो ये नहीं कर सकते आप। तो ये दोनों साइड से मर रहे हैं। दोनों साइड से, दोनों ही नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से। वक्फ के बारे में आपका पहला वो कब हुआ कि यार ये एक्चुअली विष्णु, सो आई हैड नो आइडिया, आई डिडंट इवन नो what the waqf it is. Yeah, you know, so I had no idea that such a thing even existed. And then I heard Vishnu talk about it, in fact, and then he talked about it. अच्छा, मुझे लगा आपने केजरीवाल को सुना होगा पहले। केजरीवाल को तो क्या ही बोले, छोड़ ही दीजिए उसको तो। But and then I was, first of all, I didn't believe Vishnu. Achha. But it's very difficult not to believe him, because he has, if there is one person, a lawyer, who speaks only facts, it is Vishnu.
and he has इसका to, मतलब क्या है? आप साई दीपक के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, absolutely not. If there is, okay, so if there are a few lawyers that I know that speak facts, they are Vishnu I was and trying Sai to be a and- lawyer. I know. फूट डलवा रहे हो? Politics में जाना चाहते हो लगता है? No, and so then and it was very easy because he gave the sections. अरे आप ये पढ़िए, आप वक्फ एक्ट का ये पढ़िए, तो मैंने वो डाउनलोड करके वो पढ़ा. And Arihant, I was like, it was like a punch in the, in the solar plexus, as they say. It's crazy. I said, look, this can't be happening. This is not happening. And Vishnu said, this is not happening even in Islamic republics. This is happening here. And when I read more and more and more, and when I read what the possibilities were, had Congress not relinquished power in 2014, what they were going to do, the bills they were going to pass for the Waqf encroachment, the act that was coming, that did not come luckily. थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए ना, क्या है ये सिस्टम? उसका तो सीधा था कि आप उठाएंगे और जिसका लैंड आपने उठाया है सारा ये वक्फ है क्या बताइए, वो बताइए थोड़ा. सो क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है. हाँ, सो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पढ़ा. सो वक्फ बेसिकली it is a property that is given in the praise of Allah. एक बार आपने वो दे दिया, वो अल्लाह को प्यार, मतलब प्यारे नहीं हो गए, वो अल्लाह के हो गए वो. एक दिस इज एक्चुअली इट, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सेज वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अब ये रूलिंग आपकी, इसका मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया है कि द ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर लीविंग दे वांटेड टू प्लेकेट द मुगल्स एंड द मुस्लिम्स एंड ऑल दैट, तो उन्होंने ये सब पूरा कॉन्स्टिट्यूट कराया. उसके बाद जब मुस्लिम्स यहाँ से गए पाकिस्तान, जो हिंदूज जो वहाँ से आए उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा पाकिस्तानी सरकार ने किया और वो मुस्लिम्स को दी. यहाँ पे लॉजिकली वही होना चाहिए था भाई, जो यहाँ से मुस्लिम्स गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो वहाँ से हिंदू रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो दे. लेकिन 80s में राजीव गांधी ने वो सारी प्रॉपर्टीज़ वक्फ एक्ट को दे. जो वो प्रॉपर्टीज़ जो मुस्लिम्स की थी, जो चले गए थे मुस्लिम छोड़ के, वो सारी प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल वक्फ पे आ गया. वक्फ वो रेंट डिसाइड करता है उस पर कितना. एक तरह से वक्फ अगर कहे कि ये आप इस पर 2000 रुपये रेंट था, आज से 10,000 रुपये रेंट है, तो आप भले हिंदू रेफ्यूजीज हों, आपके पास आप सालों से रह रहे हों, यू हैव टू पे दैट रेंट. ये तो एक बात हो गई. 70% ऑफ दिल्ली, मोर देन 70% इज ऑन वक्फ लैंड. क्योंकि कभी तो राज किया है वहाँ पे. तो दिल्ली हाई कोर्ट इज ऑन वक्फ लैंड. सेंट्रल विस्टा इज ऑन वक्फ लैंड. सीजीओ कॉम्प्लेक्स इज ऑन वक्फ लैंड. जवाहरलाल से मतलब 70% ऑफ द दिल्ली. और ये सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट दिल्ली, बॉम्बे, हर सिटी ले लीजिए. आई हैव कोटेड वक्फ की, आप वेबसाइट पे जाइए, बाकायदा उन्होंने सब कोट किया है जितना लैंड प्रॉपर्टी उनकी है, जितनी नहीं है, जितनी सुन्नी वक्फ की है, जितनी शिया, उसमें भी डिविजन्स हैं. शिया और सुन्नी का डिवीजन है, सो बेसिकली अंबानी वाला जो अंटिला है वो भी है, दैट इज ऑल्सो ऑन वक्फ लैंड, वो भी है वहाँ पे. सो इतने, और ये मेजर्स ड्रैकोनियन इतने ज़्यादा हैं. पहले तो आप, एंड इट्स एन एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रॉट इन बाय पीवी नरसिम्हा राव. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि नरसिम्हा राव हिंदू हृदय सम्राट थे और ये किया वो किया, सबसे ज़्यादा ड्रैकोनियन एंटी हिंदू एक्ट्स अगर कोई प्राइम मिनिस्टर लाया है वो नरसिम्हा राव लाया है. वक्फ एक्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट. ठीक है, सो मच फॉर दोनों हिंदूज को. इज लाइक कैंडल बर्निंग एट बोथ एंड्स. और ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट भी उसी के टाइम आया है. करेक्ट, जो 1992 में. यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि डिसाइड करता है. बेसिकली उससे पहले अगर आप देखो लीगल डेफिनेशन हिंदू की क्या होती थी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन, ऑल वर कंसिडर्ड लीगली हिंदू. करेक्ट. वहां से इन्होंने पार्टीशन करना शुरू किया कि हिंदू एक है, बाकी माइनॉरिटीज हैं, इंक्लूडिंग सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट. जैन्स को खैर 2014 में ऐड किया था. yes. अगर याद हो आपको तो ये मोदी जी ने किया था ना. नहीं, जाते जाते इन्होंने कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस ने किया. कांग्रेस मार्च में किया था और मई में इलेक्शन थे शायद. अच्छा. तो ये लास्ट वो था कि जैन हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे. जैन्स को कोई मतलब ही नहीं है उनकी स्कीम से, माइनॉरिटी वाली. तो ये इनका मतलब, जबकि किसी ने ये कहा है, आई थिंक खुशवंत सिंह ने कहा है कि अगर आप हिंदुइज्म को गुरु ग्रंथ साहिब से हटा दो
तो सिर्फ स्पाइन रह जाएगा किताब का. They were same, you know. They are sects, they are the same. लेकिन अभी आप देखिए किसी से, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि सेक्टेरियन खालिस्तानी है, वो कहते हैं सिख अलग हैं, ये अलग हैं. आप सिख हिस्ट्री पे देखें, रंजीत सिंह, आप 5 प्यारे देखें, गुरु गोविंद सिंह, वो सारे लोग, they were all the same. पुनीत साहनी बल्कि इस पे बहुत जबरदस्त एक्सपोज करते हैं, बहुत जबरदस्त एक्सपोज किया हुआ है. लेकिन ये वही है ना, 100-150 साल का प्रोपेगेंडा जो वही है, ब्रिटिशर्स की जो फूड डालो राज सबसे पहले अयोध्या के मंदिर के लिए लड़े थे, वो निहंग थे. एक्ट्स को आप रहने दीजिए, क्योंकि वो एक तरह से, देखिए इमोशनल चीज़ क्या करती है. इमोशनल चीज़ कभी भी एक्ट नहीं करती. इमोशनल चीज़ किसी आदमी का इमोशन करती है. और ये बड़ी दुख की बात है कि जजेस भी इमोशनल है हमारे. आपने देखा नुपुर के केस में मैंने साइड किया, ये इमोशन ही है जो उनका बोल रहा है, जजमेंट थोड़ी ना है ये. दे आर नॉट, मतलब मैं कहता हूँ कि जज को ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम मंदिर में जब जाते हैं तो चप्पल उतारते हैं ना, वैसे अपने इमोशंस उतार के जाना चाहिए अंदर. तो दुनिया को चुभता कब है हिंदूज को, जब इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो. मैं जानता ही नहीं था वक्फ एक्ट को, टेम्पल कंट्रोल एक्ट नहीं जानता था मैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं जानता था. क्यों? क्योंकि ये एक्ट्स हैं यार, अब कौन पढ़ेगा ये, या तो अब पता चला है. लेकिन मैं शाहबानो जानता था. लेकिन मैं जो लीगली हिंदूज पे अत्याचार कर रहे थे थ्रू जजमेंट्स, वो जानता था. क्यों? क्योंकि वो जज प्रोनाउंस करता है. अब अगर आप एक चैप्टर पे आए जिसपे मतलब दही हांडी की हाइट, मैंने लिखा था आर्टिकल, राइट, और एनिमल सेक्रीफाइस को आप बंद कर रहे हैं लेकिन मुहर्रम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो मेनी अदर मतलब इतने चुभने वाली, जैसे आपने बात की ना दही हांडी वाली, उसको लोग भूल जाएंगे, इनको नहीं भूलेंगे. दही हांडी पे वो जज बोलते हैं कि भाई ये कोई ओलंपिक स्पोर्ट थोड़ी है. और कृष्ण का मॉक करके ये भी कह रहे हैं कि नटखट थे लेकिन कृष्ण डेंजर, पता नहीं कुछ ऐसा कहा है उन्होंने, कौन सा ओलंपिक मेडल जीत के लाए थे, इस तरीके से बोला है. तो ये जब बातें होती हैं तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एंड दिस इज एन एग्जांपल, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली ह्यूमंस, वी रिसीव नॉलेज मोर थ्रू व्हाट इज अराउंड अस देन थ्रू बुक्स, एंड इंक्रीजिंगली सो. तो एक्ट कोई नहीं पढ़ता. वक्फ का मुझे पता नहीं चलता अगर विष्णु ने बोला ना होता. यू नो व्हाट आई मीन. मैंने विष्णु का आर्टिकल भी नहीं पढ़ा, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला, स्पीच इमोशनल होके बोला, तो वो कनेक्ट आया. तो ऐसे जो हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो हिंदूज को अगर पता है, वो सिर्फ इसलिए पता है कि लोगों ने बोला है. एक्ट डजंट मैटर सो मच. व्हाट मैटर्स इज इन योर फेस डिस्क्रिमिनेशन. अब शबरीमला को ले लीजिए, लेट्स डिस्कस शबरीमला. It is not discrimination, it is perceived discrimination. In fact, I stand corrected. मैंने publicly बोला है. मेरा पहले स्टैंड ये था कि यार देखो, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए. आप कोई भी, आप उसका प्लीज डू नॉट ट्राई एंड क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन. दैट वाज माय स्टैंड, विच इज़ अ बोनाफाइड स्टैंड. अगर किसी भी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आई स्टैंड अगेंस्ट इट. लेकिन यहाँ पे जब मुझे पता चला कि कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे मेन आर नॉट अलाउड, तो कुछ ऐसे टेम्पल्स नहीं हो सकते जहाँ पे विमेन आर नॉट अलाउड. ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गई यार? ये तो आपकी एक पॉलिसी है, सदियों से चली आ रही है. डिपेंडिंग ऑन द डेटी. अच्छा, इसमें एक तो ये बात हो गई कि कुछ टेम्पल्स में मेन आर नॉट अलाउड. एक ये भी बात है, कुछ शबरीमला टेम्पल्स में इवन मेंस्ट्रुएटिंग विमेन आर अलाउड. सिर्फ इस टेम्पल में बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स quote unquote by the deity, that menstruating women are not allowed because the deities celebrate this thing. So in a sense this is a perceived discrimination. This is not discrimination. अगर discrimination तब होती जब आप हर जगह men women को अलाउ करते, सिर्फ इस टेम्पल में कहते कि यार आप women अलाउ नहीं कर रहे, तब होती डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है. और यहाँ पे आपने ये पास तो कर दिया, लेकिन आप ये देखिए, जब आपके पास केस आए कि विमेन आर नॉट अलाउड इन सम मॉस्क्स इन द, उस PIL को ही फेंक दिया आपने हाई कोर्ट ने. और कमेंट कैसे करते हैं ये लोग कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पे आने की. अगर आप ये डालें कि भाई रोमन कैथोलिक विमेन कैन नॉट बी ऑर्डेन्ड एज प्रीस्ट, तब आपको लगेगा कि यार देखो सेकुलरिज्म पे मत आओ, ये आप यू कांट कमेंट ऑन दिस, स्टेट कैन नॉट कमेंट ऑन. क्यों भैया, यहाँ पे तो बड़ा कमेंट कर रहे हो.
ये एक्चुअली में सॉफ्ट बाइगेट्री ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस है यस कि हम सोचते हैं कि यार ये माइनॉरिटी है, ये हमसे अलग है, Yeah. ये हमारे नहीं है, Yeah. इसलिए हम इन पे कमेंट नहीं करेंगे, Correct. हम अपने पे कमेंट करेंगे क्योंकि ये हिंदू हैं, Correct. यहाँ पे हम सरमन देंगे, वहां पे आएगा। दिस इज नॉट अ नेशनल अप्रोच, या ये तो यूनिजन का बात ही नहीं है, ये तो डिवीजन की बात in है। fact this is discrimination, trying to remove discrimination you are discriminating। हाँ, विदाउट रियलाइजिंग कि आप क्या कर रहे हो। नहीं हो सकता है अब रियलाइजेशन तो है लोगों को, अब तो है, बिकॉज दे मेक यू रियलाइज। हाँ सी दे, अब ये यूसीसी का जो स्टैंड है इससे कनेक्टेड है। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि 12 साल की बच्ची को आप लीगली कह रहे हैं कि आप शादी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, दिस इज क्रिमिनल, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो तो अलग बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्यूबर्टी, सो कल को अगर प्यूबर्टी आप 9 साल की बच्ची पे आप रीच कर जाए, लीगली यू कैन मैरी ए 9-year-old। इट पीपल हैव डन इट बिफोर। हाँ मतलब और कौन सा कोई चेक करने आ रहा है, आप कुछ भी क्लेम कर लीजिए। नहीं वो तो आप साइंस से आप चेक कर सकते हैं, एज चेक कर But सकते हैं। कौन करता है कौन इंडिया करेगा? में? कौन करेगा? बात तो वही, इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं होता ना यहाँ पे, तो बस बातों पे चलता है। और वहां तो वैसे भी जब आप पर तब ये फेमिनिस्ट को क्या सांप सूंघ जाता है, मुझे ये समझाइए आप पहले। जब आप जेनिटल म्यूटिलेशन पे आप कुछ नहीं बोल सकते हो, नहीं तो आप कहाँ के डोंट फेमिनिस्ट? रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। आई थिंक मेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी बैन होनी चाहिए। हम बिल्कुल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पर उस पर कोई बोल सकता है क्या? आप बोल के दिखाइए, कल को आग लग जाएगी। बट वेरियस यूरोपियन कंट्री इट इज बैंड। You cannot circumcise boys. You cannot circumcise, male infants. You can't do that. और वो उन कंट्रीज में है जहाँ पे उनके खुद के मेजोरिटी रिलीजन में ये सब होता है करेक्ट सदियों से। यस। लेकिन इंडिया में कोई बोल के दिखा दे कि किसी छोटे बच्चे को आप यू कांट डू, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, खतना, राइट? यू टेक इट इले। क्यों? आपने उस बच्चे से पूछा क्या कि वो यस कह रहा है उसको? अभी एक आपको याद है केस हुआ था, मिंट ने इतना डेरोगेटरी आर्टिकल लिखा था। मिस्टर 360 एक है, गौरव, ही इज अ यूट्यूबर, यू वुड नो हिम। अच्छा हाँ, गौरव इज अ पायलट, मे बी ही स्टिल फ्लाइज, हिज वाइफ फ्लाइंग बीस्ट पे मिंट ने डेरोगेटरी आर्टिकल लिखा क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी छोटी बच्ची, 5-6 साल की बच्ची के कान पियर्स कराए इयररिंग्स पहनाने के। उससे कहा ये अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ है, तो उसने केस कर दिया मिंट पे। आई थिंक द केस इज गोइंग ऑन वन एंड ऑल। क्यों भैया? मिंट ये लिखेगा कि आप जो ये मिलियंस ऑफ मुस्लिम बच्चों को आप खतना कर रहे हो, इनका ये अब्यूज़ नहीं है, ये हिम्मत है लिखने की। तो गाली देने का मन करता है, लेकिन रुका हुआ हूं मैं, क्योंकि आप फैमिली देख रही है आपका शो। ये ऑनेस्टली लुक एट द हिपोक्रेसी, यू नो। और एक केस ऑलरेडी हो चुका है आप पे। साई लड़ रहा है जैसे कि जाको राखे साई जेल में डाल सके ना कोई। तो थैंक यू सो मच साई। तो ये तो मतलब लिस्ट ऐसी है कि ये तो सिर्फ 8 चीजें आपने मेंशन की हैं, लेकिन अगर बैठें लिस्ट बनाने तो नहीं, हिंदूज को ही नहीं पता क्योंकि फ्रेगमेंटेड हैं जो। अच्छा, अब इसमें जो है ना, मैं ज़्यादा हिंदूज पे ओनस भी नहीं डालना चाहता। आपने देखा, मैंने इस पे हिंदूज को ब्लेम नहीं इतना किया। यार आप सड़क चलते हिंदू को ब्लेम करोगे, कहोगे कि तू ये नहीं जानता, तू ये नहीं जानता, तू कर ये, तू लड़, ये कर। भाई उसका काम क्या था? उसने एक ऐसी सरकार इलेक्ट करी जिस सरकार ने प्रॉमिस किया था हम हिंदू कॉजेस पे लड़ेंगे। अब अगर वो सरकार नहीं लड़ रही तो क्या आदमी लड़ना शुरू कर दे? मतलब एनार्की में विश्वास करेंगे कम? ये तो सुप्रीम कोर्ट वाली बात हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि हमें तो ये जो एंटी फार्म लॉज वाले प्रोटेस्टर्स हैं वही दिख रहे हैं, प्रो फार्म लॉज वाले कहाँ दिख रहे हैं? तो मतलब तुम लोग डिसाइड करोगे प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है भारतीय पॉलिटिक्स का कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, इंक्लूड जुडिशरी, अगर हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वांटेड कि 250 मिलियन फार्मर्स फ्रॉम फार फ्लंग तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, वो सब अपना खेती छोड़ के हैं, वो सुप्रीम तिलक मार्ग पे आ जाएं और कहें कि माय लॉर्ड वी आर फॉर फार्म लॉज। ये चाहता था सुप्रीम कोर्ट। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? तो आई डोंट ब्लेम द हिंदूज यार, आपने अपना काम किया। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि
सरकार किसी ने कहा था कि हम लड़ेंगे आपके लिए हिंदू कोजेस के लिए, जो आर्गुमेंट आता है वो कहता है कि नहीं, हमने विकास के लिए वोट मांगा था। विकास के लिए मांगा था। तो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं। नहीं देखिए विकास हो रहा है, ठीक है बिल्कुल। अब लेकिन ये चीज़ें लोगों को अब समझ में नहीं आ रही हैं। मैंने खुद कहा कि इस किताब का दिस बुक इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो तो ये बेस्ट सेलर बन गए, आई एम वेरी थैंकफुल दैट इट रेजोनेटेड विद पीपल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज 20 years ahead of its time. When our population is not empty stomach, then it has time to think about these issues, right? But the point is, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी। और डिवाइड करना भी बहुत आसान है ना, नया तीर आया है, उड़ता तीर, अभी आपने कास्ट सेंसस वाला, कास्ट सेंसस आ गया ना अभी आपका, और उसमें ही आपस में लड़ना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। 100% शुरू हो चुका है, जबकि वो आपने खुद बताया कि वो ओबीसीज में मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड हैं। हाँ लाइक मतलब अगर 85% कल को अगर मैं कहूँ कि आप लोग तो कहते थे कि इस्लाम डज नॉट बिलीव इन कास्ट, तो अब रिजर्वेशन की क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम डजंट बट मुस्लिम्स डू। मुस्लिम्स डू। तो हम इस्लाम को थोड़ी दे रहे हैं रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन थोड़ी है ये तो ओबीसी जो मुस्लिम हु हैपन टू बी मुस्लिम वो है। वेरी सोफिस्टिकेटेड लॉयरली थिंक। खैर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरिहंत, एज यूजुअल ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर और आपकी जो दूसरी नॉन फिक्शन है, राइट, उसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे भी इंतजार है, बट वही है, उसमें यू नो टाइम लग रहा है। सो कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर। तो 2024। चलिए सर, आप जल्दी लिखें उसको और हम पढ़ें उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर दिस ग्रेट डिस्कशन। आप ऐसे ही बोलते रहें, मुखर होके, प्रखर होके और लोगों को ज्ञान देते रहें और जागरूक करते रहें। देना वो तो नेगेटिव, जागरूक करते रहें। नहीं ज्ञान तो हमको क्लेम, रिक्लेमिंग। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरिहंत, थैंक यू।